Good morning, everyone. I welcome you on behalf of Mind IAS. And today I'm going to teach a very small portion of BPSC, a small topic, which is cell. But before I start with the topic, बहुत सारे लोगों के बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम जो है वो वीडियो को हिंदी में शूट करें, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स दे आर राइटिंग ऑल्सो दैट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट पे हमने सोचा कि क्यों नहीं इस वीडियो को हम लोग हिंदी में शूट करें। तो ये वीडियो जो है वो मैंने आप सभी लोगों के लिए हिंदी में बनाया है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा टॉपिक है वो है सेल। अगर हम सेल के बारे में पढ़ें तो इट इज दी, यू कैन से, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज दी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो अभी हम 21st सेंचुरी में, हमारे लिए बहुत इजी है और बच्चे बचपन से जूनियर क्लासेस में पढ़ते हुए आते हैं कि सेल जो है दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन सेल को किसने डिस्कवर किया, पहली बार किसने देखा, वो कैसे फंक्शन करता है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, ये सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। आप देखिए कि हम अगर लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ में बहुत सारे तरीके के ऑर्गेनिज्म है हमारे चारों तरफ। हम खुद ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमें अपनी खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, बहुत सारे तरह के हैं। लेकिन आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करिए, अगर आप एक स्मॉलेस्ट सेल की बात कर रहे हैं विच इज अ सिंगल सेल, अगर आप उसकी भी बात करेंगे तो उसके अंदर भी सेल जरूर मौजूद होगा, एंड दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। और अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनके अंदर भी जो बेसिक जो चीज होगी वो क्या होगी, आपका सेल। आप ऐसे सोचिए कि आपको एक दीवार बनानी है, और उस दीवार को बनाने के लिए मैंने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, मैंने आपको सीमेंट दे दिया, मैंने आपको आयरन रॉड्स दे दी, मैंने आपको पानी दे दिया। तो आपको क्या लगता है उन सब चीजों को यूज करके आप क्या दीवार बना सकते हैं? नहीं, आंसर इज नो। क्योंकि जो बेसिक चीज थी उस दीवार के कंस्ट्रक्शन में वो तो मैंने आपको दी ही नहीं, और वो बेसिक चीज क्या थी, ब्रिक्स। जो ईंटें होती हैं वो तो मैंने आपको दी ही नहीं। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको एक दीवार बनानी है तो दीवार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होनी चाहिए वो क्या है, ब्रिक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि एक दीवार बनाने के लिए जो बेसिक यूनिट है दैट इज योर ब्रिक्स। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाना है तो उसकी जो बेसिक यूनिट है दैट इज योर सेल। सो दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखिए, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि बड़े सिंपल होते हैं। ठीक है, तो उनमें एक सेल होता है। हम ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सेल के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करेंगे? ठीक है, तो पहले हम नंबर ऑफ किस लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम पहला क्लासिफिकेशन करेंगे, एंड दैट इज वी क्लासिफाई देम इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। अब यूनि का मतलब क्या होता है, वन। मल्टी मतलब बहुत सारी कॉपीज। तो यूनिसेल्युलर मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हैं, जिनकी बॉडी में एक सिंगल सेल है, दे आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, द एंटायर बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ मेनी मिलियंस ऑफ सेल्स। तो हम किस कैटेगरी में आ गए, मल्टीसेल्युलर की कैटेगरी में आ गए। प्लांट्स अगर आप देखेंगे दे ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मल्टीसेल्युलर। आप एनिमल्स ले लीजिए, वो भी मल्टी सेल्यूलर। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि अमीबा, पैरामीशियम, दीज एग्जाम्पल्स, तो ये सब क्या है, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं
जिनमें कि एक सिंगल सेल है। तो मे बी आपका क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ सकता है कि क्या अगर ये सिंगल सेल है तो इनमें लाइफ पॉसिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। और चाहे सिंगल सेल हो चाहे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हो, सब के सब जो बेसिक फंक्शन जो होता है उसको परफॉर्म करेंगे। मैंने आपको अपने पहले के वीडियोस में एक पूरा चैप्टर पढ़ाया है लाइफ प्रोसेसेस का, अलग अलग टॉपिक्स में। तो अगर हम कहते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसमें ये सारी प्रोसेसेस होंगी। वो खाना भी खाएगा, खाने के बाद उस फूड की एनर्जी को वो यूटिलाइज भी करेगा, यूटिलाइज करके ऑब्वियसली उससे कुछ ना कुछ बनाएगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, और जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा उसको वो रिमूव भी करेगा। बट हाँ, करने के जो तरीके हैं वो डिफरेंट होंगे। वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होंगे, अलग होंगे, और मल्टी सेल्युलर में अलग होंगे। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिखती हूँ अमीबा, और यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ से ह्यूमन बींग्स, हमारा खुद का एग्जाम्पल, क्योंकि हम इसको खुद से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो यूनिसेल्युलर अमीबा एंड मल्टी सेल्युलर ह्यूमन बींग्स। अब देखिए, हमारी अगर आप हम लोगों की बॉडी का अगर ऑर्गेनाइजेशन देखिएगा तो हमारे पास सिर्फ सेल नहीं है, हमारे पास क्या है, हमारे पास सेल है, फिर सेल यूनाइट करके क्या बना लेगा, टिश्यू बना लेता है, टिश्यू जुड़ के क्या बनाता है, ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके जब किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और फिर बन जाता है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास इतने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन अगर मैं इस अमीबा की बात करूं तो इसके पास है सिर्फ सेल। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने अपने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था कि लाइफ को जीने के लिए कुछ प्रोसेसेस को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सभी को वो याद होगा। कौन से हैं वो लाइफ प्रोसेसेस? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सो ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि किसी भी लिविंग बीइंग को जीने में, आप कह सकते हैं, उसकी लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करती है, वो ये 4 लाइफ प्रोसेसेस है। तो ये लाइफ प्रोसेसेस ये भी करेंगे, और ये लाइफ प्रोसेसेस ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी करेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है? अब हमारे पास तो इतनी सारी चीजें हैं, तो हमारा करने का तरीका इन सारी चीजों को अलग अलग होगा। हम ऐसे मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट स्पेशलाइज्ड वन। हम लोग सबसे ज्यादा स्पेशलाइज्ड वन है, क्योंकि हमारा ब्रेन डेवलपमेंट है, हमें कॉन्शियसनेस है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं जो दूसरों के पास नहीं है। तो हमारे बॉडी के अंदर हम एक टर्म यूज करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। हम क्या टर्म यूज करते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। हमने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि आप ऐसे समझिए, एक सिंपल से एग्जांपल से, मान लीजिए एक फैमिली में 10 लोग हैं और उस 10 में से 5 औरतें हैं, तो क्या पांचों औरतें मिलकर एक ही काम करेंगी? नहीं, है ना। किसी का काम होगा कि भाई आप खाना बनाओ, किसी का काम होगा आप सबके रूम अरेंज करोगे, किसी का काम होगा आप कपड़े धोगे, सुखाओगे, आप उनको प्रॉपरली रखोगे। तो काम को हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, अगर बड़ी फैमिली है तो। अब हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हम रिलेट कर सकते हैं बड़ी फैमिली से, ठीक है। तो हमारे अंदर है डिवीजन ऑफ लेबर। लेकिन अगर आप यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। अगर आप अमीबा का डायग्राम बनाएं, कुछ इस तरीके से बनेगा, और इसकी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यही सारे फंक्शंस को अलोंग विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस मिलके सारे फंक्शंस को वो कैरी आउट करेगी। लेकिन करेगी वो भी तरीके उसमें अलग होंगे और इसमें अलग होंगे। तो हम किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं? पहला बेसिस है हमारा नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्लासिफिकेशन हमने किया है नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म।
इस बेसिस पे हमने किया है। अब इसके अलावा भी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। इसका जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है उस पे जाने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से, और अगर आप PYQs देखेंगे तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चंस या प्रैक्टिस बुक्स में ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो डिफरेंशिएशन यूनिसेल्युलर का और मल्टी सेल्युलर का, अब आपको, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि आप बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, एप्लीकेशन बेस। उसमें क्या होगा, 4 ऑर्गेनिज्म के नाम होंगे और क्वेश्चन क्या होगा, दैट यू हैव टू फाइंड आउट दैट विच ऑर्गेनिज्म इज unicellular or which is multicellular. So this classification of unicellular and multicellular is very important. Next जो classification है वो हम करेंगे किसके बेसिस पे, वो हम करेंगे न्यूक्लियस के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, न्यूक्लियस के बेसिस पे। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे 2 कैटेगरी में। तो हमारी पहली कैटेगरी है प्रोकैरियोट्स और हमारी दूसरी कैटेगरी है यूकैरियोट्स। अब हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यहां क्या लिया है, हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लिया है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में। आप सबको पता है कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, नहीं। तो यही डिफरेंस है कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में ही कहीं पे रहता है, उसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। साइटोप्लाज्म में और उसके जेनेटिक मटेरियल में कोई सेपरेशन नहीं हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम में ही कहीं भी पड़ा रहता है। अब मैंने एक शब्द यूज किया कि कहीं भी पड़ा रहता है, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि वो जेनेटिक मटेरियल पूरे क्रोमोसोम में घूम रहा है इधर से उधर। अभी इधर है, अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो उधर चला जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो इधर आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि DNA जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कि जेनेटिक मटेरियल में कोई सेपरेशन नहीं होता है, तो DNA हमारा क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। और वो किससे अट्रैक्ट हो रहा है, साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, वो उस जेनेटिक मटेरियल को एक प्लेस पे होल्ड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है बट उस जेनेटिक मटेरियल का कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है उसका साइटोप्लाज्म के साथ। अब हम आते हैं यूकैरियोट्स पे। यूकैरियोट्स में अगर मैं एक सेल का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाऊं तो मैं बीच में इस तरीके से, ये एक एनिमल सेल का मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूं, इसमें बीच में ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसे मैं लिखती हूं न्यूक्लियस। इसे मैं क्या लिखूंगी, न्यूक्लियस। और यहाँ पे आप देखिए ये पूरा सेल है और इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और भी बहुत सारी चीजें इस सेल के अंदर है। लेकिन इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका जो DNA है, वो क्या है, वो इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है। और आप देखिए कि पूरे साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल के बीच में क्या है, एक बाउंड्री है। तो एक सेपरेशन है आपके DNA और साइटोप्लाज्म के बीच में, जो सेपरेशन प्रोकैरियोट में नहीं है। अगर इन दोनों वर्ड के आप लिटरल मीनिंग देखेंगे तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। और यूकैरियोट का अगर आप लिटरल मीनिंग देखें तो यू का मतलब होता है एडवांस्ड और कैरियन का मतलब अगेन यहां पे क्या होगा, आपका न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोट हैविंग अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस। व्हाई वी कॉल देम प्रिमिटिव, हम उन्हें प्रिमिटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भैया उनके DNA में
और उनके साइटोप्लाज्म में कोई सेपरेशन नहीं है। और इसको हम एडवांस्ड न्यूक्लियस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके डीएनए और जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें देयर इज अ सेपरेशन। तो ये हमारा दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था जिसपे हमने क्लासिफाई किया प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बेसिस पे हमने जो है वो इसको क्लासिफाई किया। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल अभी प्रोकैरियोट का लिखा, अमीबा हो गया आपका, पैरामीशियम हो गया, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अगर आप यूकैरियोट्स की बात करें तो जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ योर यूकैरियोट्स। उन सब में जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द बाउंड्री एंड द नेम ऑफ दैट बाउंड्री इज न्यूक्लियस। तो क्वेश्चन जो है आपको वो कहाँ से आएगा? वो इसके डिफरेंशिएशन से आ सकता है कि 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि प्रोकैरियोट्स में ये होता है, यूकैरियोट्स में ये नहीं होता है। या फिर आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए, कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं और आपको ये फाइंड करना है। क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि इसमें से प्रोकैरियोटिक कौन सा है या फिर यूकैरियोटिक कौन सा है। सो आई होप कि ये डिफरेंशिएशन और जो क्लासिफिकेशन हमने किया सेल का, पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ये आपको क्लियर होगा। अब हम जब सेल को पढ़ते हैं, स्पेशली जब हम मल्टी सेल्यूलर सेल्स को पढ़ते हैं और या फिर हम यूकैरियोटिक सेल्स को पढ़ते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के साथ साथ बहुत सारी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब वो जो बहुत सारी चीजें उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं और उस वर्ड का नाम है सेल ऑर्गेनेली। उस वर्ड का नाम है सेल ऑर्गेनेली। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द स्ट्रक्चर्स which is present in the cytoplasm is called cell organelle. Please keep it in your mind that the thing which is present inside the nucleus, they are not called cell organelle. किसको हम cell organelle बोलेंगे? जो स्ट्रक्चर किसमें प्रेजेंट है? आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अब अगर मैं सेल ऑर्गेनेली की लिस्ट बनाऊं कि सेल ऑर्गेनेली में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, तो पहली चीज जो है जिससे कि हम शुरू करेंगे वो है सेल की बाउंड्री, सेल की आउटर कवरिंग, ठीक है। तो वो हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड चीज हमारे क्या प्रेजेंट है इसमें? न्यूक्लियस। थर्ड चीज जो है वो क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड चीज जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। चौथी चीज जो है दैट इज प्लास्टिड्स। पांचवी चीज जो है दैट इज गोल्जी बॉडीज। छठी चीज जो है वो है राइबोसोम्स और सातवीं चीज जो है वो है लाइसोसोम्स। अच्छा, यहां पे मैंने फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है, मैंने लिखा है बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन आपको पता है प्लांट और एनिमल तो डिफरेंट होते हैं, तो क्या प्लांट सेल की भी बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी? नहीं, उनकी बाउंड्री क्या होगी? सेल वॉल। उनकी सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होगी दैट इज सेल वॉल। तो सेल वॉल किसमें होगी? सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग किसकी होगी? प्लांट की होगी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी होगी? एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो आप देखिए इतने सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट है। एक रह गया दैट इज सेंट्रियोल। तो इतने सारे ये 8 स्ट्रक्चर्स जो हैं ये एक साथ मिलके किसको बनाते हैं? पूरे सेल का फॉर्मेशन जो है वो ये लोग करते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं? आप पूरे सेल को बनाती हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पीवाईक्यूज उठा के देखेंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, अगर आप लास्ट ईयर का भी
लास्ट टू लास्ट ईयर का और लास्ट ईयर का भी बीपीएससी क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें डीएनए के बारे में बहुत सारी चीजें पूछी हुई हैं। तो ये डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। मुझे जहां तक याद है लास्ट ईयर वाला जो बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर था उसमें कोरोना वैक्सीन के बारे में पूछा गया था कि वो डीएनए वैक्सीन है कि वो आरएनए वैक्सीन है, वो कहाँ प्रेजेंट हुई, वो कैसे बनी। तो अगर आपको इन चीजों का एक आइडिया होगा तो मे बी 4 ऑप्शंस में से आप 2 एलिमिनेशन से हटा दें और एक अपनी समझदारी को यूज करके हटा दें और सही आंसर को टिक करें। लेकिन अगर आपको इन चीजों का आइडिया नहीं होगा तो क्लूलेस किसी भी क्वेश्चन आंसर पे आप टिक मारेंगे और चले आएंगे। तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इन सारी चीजों को डिस्कस करना शुरू करेंगे कि ये क्या करते हैं। तो पहला जो मैंने स्टार्ट किया दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला जो है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने 2 चीजें लिखी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है किसकी? एनिमल सेल की। और सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है किसकी? प्लांट सेल की। देखिए हम घर में रहते हैं, हमें ठंड लगती है, हम स्वेटर पहन लेते हैं। अभी गर्मियों का टाइम है, हमें बहुत गर्मी लगेगी, हम एसी चला लेंगे। बारिश होगी, हमें बाहर जाना है, हम छतरी लेके बाहर चले जाएंगे। ठीक है, सो वी हैव सो मेनी ऑप्शंस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। लेकिन अगर आप पेड़ों को देखें, पेड़ों को बाहर ही खड़े रहना है और उनको हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस को फेस करना है। बहुत जोर से बारिश होगी तो आप भाग के घर के अंदर आ जाएंगे, लेकिन क्या पेड़ भाग के आ जाएंगे? नहीं आएंगे, वो तो अपनी जगह पे ही रहेंगे। तो उन्हें एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन की जरूरत है और उनकी वो जरूरत कौन फुलफिल करता है? सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स में भी होती है और प्लांट सेल्स में भी होती है, लेकिन सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। ठीक है, तो the question will come कि what is the outermost boundary of animal cell, that is plasma membrane, and if the question will come that what is the outermost boundary of cell plants, so that is cell wall। अब देखिए ये करते क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री बना के कौन सा तीर मारते हैं, ये किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक तो प्रोटेक्शन का काम करती है सबसे पहले, क्योंकि आउटर मोस्ट बाउंड्री है तो पहला काम क्या होगा इसका? प्रोटेक्शन। दूसरा इसका काम क्या होगा? इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब आप सोचोगे इसका क्या मतलब है? एंड इट allows the entry and exit of substances। it allow entry and exit of substances। अब सेल है, सेल के अंदर ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी चला जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि सेल के अंदर से जिसको मन किया, जिस ऑर्गेनेली को मन किया, जिस सब्सटेंस को मन किया वो बाहर आ जाएगा, नहीं, क्योंकि उसके बीच में क्या है? एक बाउंड्री है। तो सेपरेशन ये प्रोटेक्शन का काम कर रही है और किसका काम कर रही है? सेपरेशन का भी काम कर रही है। बट सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रही है वो करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स फ्रॉम इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल में क्या अंदर जाएगा और सेल से क्या बाहर आएगा। ऐसा नहीं है कि सेल से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। सेल के अंदर इतने सारे फंक्शंस हो रहे हैं, ऑब्वियसली वेस्ट जनरेट होगा, तो दैट वेस्ट शुड नीड टू बी रिमूव। तो वो कहां से रिमूव होगा? विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन मैंने एक ये वर्ड यहाँ पे लिखा है सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्ट का मतलब क्या होता है? हम कहें कि सेलेक्ट कर लो आपको कौन से कपड़े लेने, मतलब आप चूज कर लो, आपको जो अच्छा लगे वो ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पता है कि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है, किसको हमें अलाउ करना है अंदर जाने के लिए, और कौन सी चीज सेल में ऐसी प्रोड्यूस हो रही है जिसे हमें बाहर का एग्जिट देना है। तो ऐसा नहीं है कि आउटर एनवायरनमेंट से कुछ भी सेल के अंदर आ जाएगा और सेल के अंदर से भी कुछ भी बाहर चला जाएगा। इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन and it will allow entry and exit of selected substance inside
एंड आउटसाइड द सेल। थर्ड फंक्शन है इसका सेपरेशन। अब इतना बड़ा एनवायरनमेंट है, उसे सेल ऑर्गेनेली को सेपरेट रखना है, तो कौन काम करता है सेपरेशन का? दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेशन का काम करती है। इससे बड़ा अच्छा एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। वो क्या है कि मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपने एक सॉल्यूशन लिया, और इस सॉल्यूशन में आपने एक एग को रख दिया। अब ये जो एग है, यहां हमने भर दिया एक सॉल्यूशन, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो क्या क्या भाई अलाउ करेगी सेल के अंदर जाने के लिए? पानी अंदर जा सकता है क्योंकि सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, सेल के अंदर जाएगी क्योंकि वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करती है। तो वो कैसे जाएगी, किस प्रोसेस से जाएगी? ठीक है, तो उसके लिए दो प्रोसेस है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। पानी का मूवमेंट वहीं होगा जहां पे पानी ज्यादा होगा, कम की तरफ मूव कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन क्या है? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन एक ही चीज है, लेकिन हम ऑस्मोसिस स्पेशली पानी के लिए यूज करते हैं और डिफ्यूजन वर्ड जो है हम बाकी चीजों के लिए यूज, उनके मूवमेंट के लिए हम यूज करते हैं। इसमें गैसियस पार्टिकल्स भी आते हैं। तो पानी कैसे मूव करता है? ऑस्मोसिस से। और डिफ्यूजन कैसे, गैसेस कैसे मूव करती हैं? डिफ्यूजन से। तो यहां देखिए, यहां कहीं भी कुछ एनर्जी हम दे रहे हैं क्या बाहर से? नहीं। जहां पानी ज्यादा है वहां से कम की तरफ चला गया। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, पानी चला आया। गैसेस का भी सेम है कि मूवमेंट फ्रॉम हायर, जहां ज्यादा होगा वहां से किसकी तरफ चला आया? कम की तरफ चला आया। तो ये जो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस है वो किस प्रिंसिपल पे बेस है? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पे। और ये जो दोनों ही प्रोसेस हैं, ऐसा नहीं है, ये जो दोनों ही प्रोसेस हैं इसमें कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होती सेल की। नो एनर्जी कंजम्पशन, नो एनर्जी कंजम्पशन। It takes place only on the basis of concentration difference। किसके डिफरेंस पे होता है? कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस अगर है तो ये प्रोसेस हो सकता है। लेकिन अब फिर एक सवाल है कि क्या ऐसे ही सारी चीजें मूव करती हैं? नहीं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनके लिए एनर्जी सेल को लगानी पड़ती है या बाहर से एनर्जी लगानी पड़ती है। तो उस तरीके से जो चीजें मूव करती हैं उसको हम लोग, उसके लिए एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन कोई मायने नहीं रखता कि किधर ज्यादा है किधर कम है। ज्यादा से कम की तरफ भी जा सकता है और कम से ज्यादा की तरफ भी जा सकता है, लेकिन दोनों ही केसेस में एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी आपको कहीं ना कहीं। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर आप देखिएगा, अगर स्ट्रक्चर देखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे मॉडल है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिए हैं, एंड येट द कंट्रोवर्सी इज कंटिन्यू कि ये मॉडल ज्यादा सही है, वो मॉडल ज्यादा सही है, वो ज्यादा सही है, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है हम उसको पढ़ेंगे, दैट इज द मॉडल विच इज प्रपोज्ड इन ईयर 1972 एंड प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। और इनके मॉडल का क्या नाम है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम है इनके मॉडल का? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। अब इस मॉडल में क्या बताया है कि इस मॉडल में बताया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किस किस चीज से बनी हुई है। उसमें प्रोटीन्स भी हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं और उसमें लिपिड्स भी हैं, ठीक है। इन तीनों चीजों से मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बनी हुई है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना यह है कि हमने कहा कि आउटर मोस्ट बाउंड्री है तो हमें लगता है कि बहुत सॉलिड होगी, बहुत टफ होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखिए इसके नाम में क्या है, पहला वर्ड क्या है? फ्लूइड। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई टफ स्ट्रक्चर नहीं है। इट इज अ, आप कह सकते हैं
मतलब सेमी सॉलिड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है और लिपिड्स हैं, और ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉर्म कर रहे हैं। और ये तीनों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्हीं तीनों में चेंज होता है, जिसकी वजह से एंट्री ऑफ सब्सटेंस अंदर होता है या अंदर से बाहर जाता है। इसमें जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो सेल सिग्नलिंग का भी काम करते हैं, यानी कि क्या सेल में जाएगा और क्या नहीं जाएगा। इनके अंदर ताले चाबी जैसा सिस्टम होता है, अगर फिट हुआ तो अंदर गया, नहीं फिट हुआ तो नहीं अंदर जाएगा। तो this is the structural details of your plasma membrane. So this is all about your plasma membrane. So the question may come in your exam that plasma membrane is consist of which type of chemical component. Question ये भी आ सकता है कि plasma membrane का जो function है वो क्या है। तो जनरली अगर आप नॉर्मली पूछिए तो बच्चे कहेंगे प्रोटेक्शन है, सेपरेशन है, बट सेलेक्टिवली परमिएबल है और चीज़ों के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, ये भी पता होना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 4 स्टेटमेंट दे दिया और पूछा कि विच ऑफ इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसका आप आंसर तभी दे पाएंगे जब आपको तीनों ऑप्शंस पता होंगे, तभी आप उस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आई होप कि आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एज वेल एज स्पेसिफिक फंक्शन क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा, अलोंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही बहुत है, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सेम टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।